हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। मानव स्वास्थ्य एवं रोग के पहले पार्ट में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। जो हम आज आप चैप्टर करने जा रहे हैं वो है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, और इस चैप्टर को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। इसमें हम आज सबसे पहली बार हम प्रतिरक्षा या हमारे प्रतिरक्षक तंत्र की बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए सबसे पहले आज हम किसकी बात करेंगे? हमारे प्रतिरक्षा की। प्रतिरक्षा जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? इम्यूनिटी, है ना। हाँ, इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। तो क्या मतलब है प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी का? इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा का मतलब है बच्चों, ये हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम है ना। और हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम है, इसका मतलब है रोग और संक्रमण से लड़ने की क्षमता है। ठीक है, कोई भी बाहर का संक्रमण, कोई भी बाहर का रोगजनक हमारे शरीर में आता है तो उस रोगजनक या संक्रमण से लड़ने की जो हमारी क्षमता है, हमारे शरीर की जो लड़ने की क्षमता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा। तो प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी का मतलब क्या हो गया बच्चों? शरीर की संक्रमण अथवा रोगजनक से लड़ने की क्षमता जो है उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी। तो कोई भी संक्रमण है, कोई भी रोगजनक है, जब वो शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए या लड़ने की जो क्षमता दर्शाता है, हमें स्वस्थ रखने की कोशिश करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी। तो शरीर की संक्रमण या रोगजनक से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है बच्चों? प्रतिरक्षा। अब ये जो हमारी प्रतिरक्षा है ना बच्चों, हमारी इस प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो हमारी इस प्रतिरक्षा को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। मतलब हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा है, संक्रमण से लड़ने की जो क्षमता है, उसे हम 2 प्रकार में विभाजित करेंगे। 2 प्रकार में क्या विभाजित करेंगे बच्चों? सबसे पहले आती है हमारे पास जिसे हम कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी, जिसे हम कहते हैं सहज प्रतिरक्षा, और दूसरी आती है बच्चों हमारे पास एक्वायर्ड या अडैप्टिव इम्यूनिटी, जिसे हम कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है, तो हमारे पास हमारा जो प्रतिरक्षा का तंत्र है, हमारी जो प्रतिरक्षा है वो 2 प्रकार की है। 2 प्रकार की प्रतिरक्षा कौन सी है बच्चों? सहज प्रतिरक्षा जिसे हम कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी, और उपार्जित प्रतिरक्षा जिसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मतलब मोटे मोटे तौर पे हमारे शरीर में संक्रमण से लड़ने के लिए 2 तरह की प्रतिरक्षा है। संक्रमण से लड़ने के लिए, संक्रमण से बचने के लिए पहली प्रतिरक्षा क्या है? इन्नेट। दूसरी प्रतिरक्षा क्या है? उपार्जित या एक्वायर्ड। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे भाई? सहज प्रतिरक्षा या इन्नेट इम्यूनिटी की। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? इन्नेट या सहज प्रतिरक्षा। अब ये कैसी प्रतिरक्षा है, क्या है, क्या लक्षण है, क्या होता है? सुन लो बच्चों, बहुत आसान है। जो प्रतिरक्षा या शरीर की वो प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी जो जन्म से मौजूद होती है, ठीक है, ऐसी प्रतिरक्षा जो जन्मजात है, जन्म से उपस्थित है, उसे क्या कहते हैं? सहज प्रतिरक्षा। मतलब बच्चा जब पैदा होता है तो वो जिस प्रतिरक्षा के साथ पैदा होता है, जो जन्म से होती है, उसे क्या कहेंगे? सहज प्रतिरक्षा या इन्नेट इम्यूनिटी।
तो अब आप बोलोगे सर जन्म से उपस्थित है ये प्रतिरक्षा, बिल्कुल। जन्मजात है, बिल्कुल। तो अपन ने नाम दे दिया बच्चों सहज प्रतिरक्षा या इन्नेट इम्यूनिटी में। यह एक ऐसी प्रतिरक्षा है या यह प्रतिरक्षा जन्म से उपस्थित होती है। जन्म से उपस्थित होती है मतलब क्या है भाई? जन्मजात प्रतिरक्षा है। तो सहज प्रतिरक्षा को हम एक और नाम से जानते हैं, सहज प्रतिरक्षा को जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहते हैं, क्योंकि यह जन्म से उपस्थित है। अब आप सोचो प्रतिरक्षा सर जन्म से कैसे उपस्थित है? हां, बच्चा जब पैदा होता है, हम लोग जब पैदा होते हैं तो त्वचा के साथ पैदा होते हैं, त्वचा या स्किन के साथ पैदा होते हैं ना। तो स्किन या त्वचा किसका उदाहरण है? सहज प्रतिरक्षा में शामिल है। क्यों? त्वचा तो सर सुरक्षा देती है, त्वचा सहज प्रतिरक्षा में कैसे शामिल है? त्वचा जो है ना बच्चों, त्वचा का पीएच अम्लीय होता है। हमारी त्वचा में वसीय अम्ल पाए जाते हैं, इस कारण हमारी त्वचा का पीएच क्या हो जाता है? अम्लीय। अब अम्लीय पीएच पर सारे रोगजनक जीवाणु वृद्धि करते हैं क्या? नहीं ना। कुछ ऐसे रोगजनक जीवाणु होते हैं जो अम्लीय पीएच पर कार्य नहीं करते, अम्लीय पीएच पर निष्क्रिय हो जाते हैं। तो जो रोगजनक जीवाणु, नुकसान पहुंचाने वाले जीवाणु अम्लीय पीएच पर वृद्धि नहीं कर सकते, तो हमारी त्वचा उनसे हमारा बचाव कर रही है ना। हमारी जो त्वचा है वो उन सभी जीवाणु से, उन सभी नुकसान देने वाले जीवाणु से हमारा बचाव कर रही है जो अम्लीय पीएच पर नहीं रह सकते। तो बचाव कर रही है, संक्रमण रोक रही है, इसलिए किसका उदाहरण है? प्रतिरक्षा। और जन्म से उपस्थित है सहज प्रतिरक्षा। अब दूसरी चीज बच्चों आप समझो, ये जो त्वचा का मैंने उदाहरण लिया, ऐसे कई सारे उदाहरण हम पढ़ेंगे किसमें? सहज प्रतिरक्षा में हम कई सारे उदाहरण पढ़ेंगे। लेकिन अब सुनो बच्चों, जो हमारी त्वचा या स्किन है वो किसी एक विशिष्ट जीवाणु के लिए काम कर रही है क्या? कोई मैंने जीवाणु का नाम लिया क्या कि ये ई कोलाई जीवाणु के विरुद्ध काम कर रही है? नहीं, ये तो उन सभी जीवाणु के विरुद्ध काम करेगी जो अम्लीय पीएच पर वृद्धि नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये जो सहज प्रतिरक्षा है, जो प्रतिरक्षा हमारे पास जन्म से है, वो विशिष्ट नहीं है, वो अत्यधिक विशिष्ट नहीं है। वो तो एक रोगजनक समूह के विरुद्ध काम करेगी, कोई विशिष्ट रोगजनक के विरुद्ध काम नहीं करती। इसका मतलब दूसरा लक्षण आपको याद रखना है बच्चों, यह नॉन स्पेसिफिक है। ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, यानी विशिष्ट नहीं है, अविशिष्ट प्रतिरक्षा। ठीक है, फिर तीसरा लक्षण क्या है भाई? अविशिष्ट तो है। तीसरा लक्षण, इसमें किसी प्रकार की याददाश्त है क्या? मतलब त्वचा ये ध्यान रखती है क्या कि इसने पहले किस जीवाणु को रोका था? त्वचा को ये याद रहता है क्या कि पहले ये जीवाणु वृद्धि नहीं कर पाया था? अरे नहीं, किसी प्रकार की याददाश्त, किसी प्रकार की स्मृति सहज प्रतिरक्षा में नहीं होती। तो इसका मतलब है सर होती है क्या प्रतिरक्षा में स्मृति? हां, पढ़ेंगे अपन आगे, टीकाकरण का सिद्धांत पढ़ेंगे। टीकाकरण का सिद्धांत स्मृति, मेमोरी, याददाश्त पर ही आधारित है। ठीक है, तो इसमें सहज प्रतिरक्षा में किसी प्रकार की मेमोरी यानी स्मृति नहीं पाई जाती, तो इसे हम कहते हैं स्मृति या मेमोरी एब्सेंट। ठीक है, और हम देखेंगे कम विविध होती है। नेक्स्ट लक्षण क्या है? कम विविध। कम विविध का मतलब सहज प्रतिरक्षा के कुछ ही उदाहरण हैं। जैसे मैंने आपको बताया, त्वचा होंगी, रुधिर कोशिकाएं होंगी, रसायन होंगे, तो कुछ प्रकार की ही सहज प्रतिरक्षा है। मोटे मोटे तौर पे हम पढ़ेंगे 6 प्रकार की सहज प्रतिरक्षा होती है। तो 6 प्रकार की ही सहज प्रतिरक्षा है, तो वो कम विविध है। ठीक है, तो क्या क्या ध्यान रखा हमने? वापस सुन लो भाई, हम किसकी बात कर रहे हैं? सहज प्रतिरक्षा या इन्नेट इम्यूनिटी।
वापस शरीर संक्रमण से लड़ने की कोशिश करता है और संक्रमण से लड़ता भी है। संक्रमण से लड़ने की क्षमता को अपन ने कह दिया प्रतिरक्षा। अब प्रतिरक्षा के दो हिस्से हैं या दो प्रकार की प्रतिरक्षा हमारे शरीर में मिलेगी। एक होती है सहज प्रतिरक्षा, दूसरी होती है उपार्जित प्रतिरक्षा। हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? सहज प्रतिरक्षा की। हम उस प्रतिरक्षा की बात कर रहे हैं जो जन्म से उपस्थित है। जब बच्चा पैदा होता है, हम लोग पैदा होते हैं तो उस प्रतिरक्षा के साथ पैदा होते हैं, वो प्रतिरक्षा है सहज प्रतिरक्षा। अब जिस प्रतिरक्षा के साथ आप पैदा हुए हो उसे आप जन्मजात प्रतिरक्षा कहोगे। यह विशिष्ट नहीं होती, यह अविशिष्ट है। एक जीवाणु या रोगजनक के समूह के लिए काम करेगी, कोई विशिष्ट जीवाणु या रोगजनक के लिए काम नहीं करेगी। इसको याद नहीं रहेगा कि इसने कब काम किया था, तो इसमें कोई याददाश्त या स्मृति नहीं है और कम विविध प्रकार की प्रतिरक्षा है। तो जन्मजात प्रतिरक्षा अविशिष्ट है, जिसमें स्मृति नहीं है, और जो कम विविध प्रकार की प्रतिरक्षा है उसे हम कहते हैं सहज प्रतिरक्षा। तो ये तो सहज प्रतिरक्षा के उदाहरण हो गए, मतलब लक्षण हो गए, सॉरी। ये अपन ने सहज प्रतिरक्षा के क्या देख लिए? लक्षण। अब बात करेंगे सहज प्रतिरक्षा के उदाहरण। जैसे त्वचा, मैंने आपको एक उदाहरण दिया, ऐसे 6 प्रकार के उदाहरण पढ़ेंगे सहज प्रतिरक्षा में। तो अब हम किसकी बात करेंगे बच्चों? सहज प्रतिरक्षा के उदाहरण। और उदाहरण को हम किस नाम से जानते हैं? अवरोधक। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या है? सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फिजिकल या एनाटॉमिकल बैरियर्स। मतलब हम सबसे पहले बात करेंगे भौतिक अवरोधक की। तो सबसे पहले इसमें उदाहरण क्या आते हैं? इसमें स्किन यानी त्वचा। हां, एक त्वचा और दूसरा श्लेष्मा, म्यूकस। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? सहज प्रतिरक्षा के उदाहरण की। सहज प्रतिरक्षा के उदाहरण में हम सहज प्रतिरक्षा के उदाहरण को किस नाम से जानते हैं? बैरियर या अवरोधक। अवरोधक मतलब ये रोकते हैं। किसे रोकेंगे? संक्रमण को, रोगजनक को, जीवाणु, विषाणु, जो भी नुकसान पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, उनको रोकेंगे, उनके संक्रमण को रोकेंगे, इसलिए अवरोधक नाम दिया है। तो इसमें हम सबसे पहले कौन सा अवरोधक पढ़ेंगे? फिजिकल या एनाटॉमिकल बैरियर यानी भौतिक अवरोधक। सबसे पहली त्वचा। आपने प्रतिरक्षा की पहली रेखा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होती है? स्किन। तो स्किन का पहला लक्षण क्या हो गया भाई? ये प्रतिरक्षा की पहली रेखा है, जिसे कहते हैं ना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। कोई भी रोगजनक, कोई भी संक्रामक जीव जब सबसे पहले शरीर में संपर्क करने की कोशिश करेगा, शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करेगा, तो सबसे पहले किससे, उससे कौन सा अवरोधक सबसे पहले आएगा? त्वचा। अब त्वचा अवरोधक क्यों है? सहज प्रतिरक्षा क्यों है? क्योंकि त्वचा का पीएच कैसा होता है? अम्लीय पीएच। त्वचा का पीएच इंपॉर्टेंट है, अम्लीय पीएच। तो जो भी अम्लीय पीएच पर वृद्धि नहीं कर सकते, जो भी विषाणु या जीवाणु, ऐसे रोगजनक जीवाणु या विषाणु जो अम्लीय पीएच पर वृद्धि नहीं कर सकते, उनके लिए प्रतिरक्षा के रूप में कौन है? त्वचा। ठीक है, फिर त्वचा के बाद भौतिक अवरोधक में और क्या आता है? श्लेष्मा। हमने पूरा हमारा श्वसन मार्ग के बाद हमारा पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, जो पूरा पाचन मार्ग, सब में श्लेष्मा की परत होती है। याद है गॉबलेट सेल्स, हर जगह अपन ने पढ़ा था गॉबलेट सेल्स, श्लेष्मा का स्त्रावन। तो श्लेष्मा पाचन में तो काम करता ही है, लेकिन श्लेष्मा क्योंकि चिपचिपा होता है, इसमें कोई भी रोगजनक चिपक सकता है ना। श्वसन मार्ग में और हमारी आहार नाल में श्लेष्मा की परत पाई जाती है। तो वो श्लेष्मा की परत क्योंकि चिपचिपी होती है,
उसमें कोई भी रोगजनक फंस सकता है, और रोगजनक अगर फंस गया तो संक्रमण से लड़ने का तरीका हमको मिल गया। तो श्लेष्मा की परत कहां पर होती है? श्लेष्मा, या इसमें कैसे याद रखोगे? इसमें श्वसन मार्ग, आहार नाल, में श्लेष्मा स्तरित होती है ना, और चिपचिपी होती है। तो कोई भी सूक्ष्म जीव जो है, किसी भी प्रकार का सूक्ष्म जीव उसमें फंस सकता है, चिपक सकता है, और संक्रमण से हमारा शरीर बच सकता है। तो सहज प्रतिरक्षा का पहला उदाहरण हमने क्या देखा बच्चों? भौतिक अवरोधक। भौतिक अवरोधक में दो हैं, एक तो त्वचा और श्लेष्मा। तो बहुत बार पूछा जाता है त्वचा और श्लेष्मा, और ये जन्म से उपस्थित है। देख लेना, जितनी भी प्रतिरक्षा हम पढ़ रहे हैं ये सब जन्म से उपस्थित होंगी। श्लेष्मा, त्वचा, और ये किसके अंदर आएंगे? भौतिक अवरोधक। और ये किसका उदाहरण है? सहज प्रतिरक्षा का। तो पहला उदाहरण तो देख लिया अपन ने, फिजिकल या भौतिक अवरोधक देख लिए। फिर दूसरा आता है हमारे पास फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर, या जिसको हम कहते हैं कार्यकी अवरोधक। ठीक है, अब कार्यकी अवरोधक क्या है भाई? कार्यकी अवरोधक के उदाहरण, बुखार यानी फीवर, आमाशय में HCl, और लार में लाइजोजाइम। ठीक है, दूसरा सहज प्रतिरक्षा की ही बात हो रही है। सहज प्रतिरक्षा में पहला अवरोधक था भौतिक अवरोधक उदाहरण, दूसरा अवरोधक है कार्यकी अवरोधक। बुखार, आमाशय में HCl, लाइजोजाइम। सर क्या बोल रहे हो? बुखार प्रतिरक्षा है। बुखार, पहली चीज तो बच्चों आपको यह सोचनी है कि दर्द, हम पेन की बात करते हैं ना, दर्द है या बुखार है, तो हम काफी बार बोलते हैं सर ये अच्छी चीज थोड़ी है, खराब चीज है सर। बुखार आना खराब चीज है, दर्द होना खराब चीज है। अरे नहीं, अब सुन लेना, शरीर में कहीं दर्द उत्पन्न हो रहा है तो वो अच्छी चीज है। शरीर में अगर बुखार आ रहा है तो अच्छी चीज है। क्यों सर, कैसे अच्छी चीज है? क्यों है अच्छी चीज? अगर शरीर में दर्द हो रहा है, इसका मतलब शरीर आपको एक सिग्नल, शरीर आपको सूचना दे रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। मान लो आपके शरीर में, मान ले आपके पैर में कोई एक रुधिर वाहिका है, वो फट गई, उसमें से रुधिर प्रवाहित हो गया। अगर दर्द नहीं होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि पैर में कुछ प्रॉब्लम हुई है? तो दर्द अच्छी चीज है, क्योंकि दर्द हमको एक सूचना देता है कि भाई कोई चीज गड़बड़ है। इसी तरह से फीवर, हम तो कहते हैं बुखार आता है तो दवाई ले लेते हैं सीधा, है ना, जैसे जैसे ही बुखार आता है हम लोग दवाई ले लेते हैं। अरे आपको यह पता होना चाहिए बुखार आया क्यों है। बुखार भी एक सूचना है, बुखार आना भी एक सूचना है कि आपके शरीर के अंदर कोई संक्रामक जीव आ गया है। ठीक है, अब ये बुखार क्यों आता है बच्चों? देखो, कई सारे जीवाणु हैं या कई सारे विषाणु हैं, जब वो शरीर में प्रवेश करते हैं तो वो शरीर में प्रवेश करने के बाद एक रसायन का स्त्रावन करते हैं, और जब वो शरीर में रसायन का स्त्रावन करते हैं, उन रसायन को हम पायरोजेंस कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? पायरोजेंस। वो रसायन या पायरोजेंस हाइपोथैलेमस में, याद है हाइपोथैलेमस, मानव कार्यकी में पढ़ा था, जो शरीर के तापमान का नियमन करता है। तो जैसे ही जीवाणु या विषाणु, नुकसान देने वाले रोगजनक जीवाणु या विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो वो रसायन का स्त्रावन करते हैं, और उस रसायन की प्रतिक्रिया में हाइपोथैलेमस तापमान बढ़ा देता है कि भाई कुछ गड़बड़ है, कोई रोगजनक या संक्रामक चीज शरीर में आई है। तो फीवर आना अच्छी चीज है,
क्योंकि वो एक तरह का प्रतिरक्षा है, वो आपको बता रहा है, एक सूचना दे रहा है कि कोई रोगजनक शरीर में आया है। ठीक है, तो फीवर क्या है भाई? फीवर में यहां पर फीवर को प्रेरित या बुखार, फीवर को यहां पे लिख देता हूं, फीवर प्रेरित करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? पायरोजेंस। ठीक है, पायरोजेंस कौन स्रावित करता है? जीवाणु हो, कोई विषाणु है, ये रसायन का स्रावन करते हैं। रसायन के द्वारा हाइपोथैलेमस अपने शरीर का तापमान बढ़ा देता है और आपको मालूम चल जाता है कि कोई चीज लफड़ा है, शरीर में कोई जीवाणु, कोई विषाणु आया है और इसलिए शरीर का तापमान बढ़ गया है। तो फीवर या बुखार को प्रेरित करने वाले कारक क्या कहलाएंगे? पायरोजेंस। तो फीवर भी एक प्रकार का क्या है? अवरोधक है। वो कोशिश, शरीर का तापमान बढ़ क्यों रहा है? अब आप बोलोगे रसायन ने शरीर का तापमान क्यों बढ़ाया, है ना? आप ये भी पूछोगे सर, ठीक है, जीवाणु है या विषाणु है, वो शरीर में आए, उन्होंने रसायन का स्रावन किया, उस रसायन से शरीर का तापमान बढ़ा दिया हाइपोथैलेमस ने, तो तापमान क्यों बढ़ाया? तापमान इसलिए बढ़ाया ताकि उस अधिक तापमान पर वो जीवाणु या विषाणु नष्ट हो जाए। एक बार तो शरीर अपनी कोशिश करेगा ना, खुद लड़ने की कोशिश करेगा। वो बोलेगा कि यार 37 डिग्री मेरे शरीर का तापमान है, इस 37 डिग्री तापमान में जीवाणु ने मुझे नुकसान पहुंचाया, इस 37 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान में मेरे को एक रसायन का स्रावन हुआ जीवाणु के द्वारा, तो अब हाइपोथैलेमस ने तापमान बढ़ा दिया। अब वो अधिक तापमान पर हो सकता है जीवाणु नष्ट हो जाए, तो शरीर ने तो कोशिश की संक्रमण से लड़ने की, इसलिए इसको हम कार्यकी अवरोधक में पढ़ रहे हैं। फिर दूसरा है अमाशय में HCl। अब अमाशय में HCl होता है अत्यधिक अम्लीय pH, और इस अत्यधिक अम्लीय pH पर तो वैसे भी कोई भी सूक्ष्म जीवाणु बहुत मुश्किल से ही वृद्धि करते हैं। तो इतना अत्यधिक अम्लीय pH है, तो ये हमको क्या करता है? संक्रमण से बचाने की कोशिश भी करता है। ठीक है, HCl पाचन में तो काम करता है। पाचन में अपन ने पढ़ा था कि पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित करेगा, बिल्कुल पढ़ा था। उसके अलावा इतना अत्यधिक अम्लीय pH अवरोधक, प्रतिरक्षा में भी तो काम कर रहा है। और तीसरा, लार में लाइसोजाइम। याद है लाइसोजाइम क्या करती थी? जीवाणु की कोशिका भित्ति को नष्ट करती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति को नष्ट करती है। तो जीवाणु की कोशिका भित्ति को नष्ट करने वाली लाइसोजाइम, अम्लीय pH अमाशय में HCl और बुखार, ये तीनों किसमें प्रवेश या तीनों किसमें आएंगे? कार्यकी अवरोधक में। तीनों जन्मजात हैं। बच्चे को, आपको याद है बच्चों, जब हम टीका लगाते हैं, वैक्सीनेशन, तो बच्चों में जब टीका लगाते हैं तो उनको बुखार आता है और डॉक्टर बोलता है बिल्कुल नॉर्मल है, इसका मतलब वो टीका काम कर रहा है। टीका में क्या होता है? वैक्सीन में हम आगे पढ़ेंगे, मरा हुआ जीवाणु है, मरा हुआ विषाणु है जो टीका में डाल दिया। अब वो जब शरीर में गया तो रसायन का स्रावन हुआ, शरीर का तापमान बढ़ा, आपको मालूम चल गया टीका सही काम करेगा। टीके के बाद, वैक्सीन के बाद बुखार आता है तो डॉक्टर बोलता है अच्छी चीज है, आने दो। इसका मतलब यह है कि शरीर प्रतिक्रिया कर रहा है उस टीके के विरुद्ध। ठीक है भाई, तो फीवर हो गया, अमाशय में HCl, लार में लाइसोजाइम, सारे जन्मजात हैं, सब किसके अंदर आएंगे? कार्यकी अवरोधक के अंदर आते हैं। ठीक है, तो दूसरा उदाहरण हमने देख लिया सहज प्रतिरक्षा का। फिर आता है बच्चों तीसरा हमारे पास आता है सेल्यूलर बैरियर्स। सेल्यूलर बैरियर्स को हम कहते हैं कोशिकीय अवरोधक। अब ये तो आपको ध्यान ही होगा, मानव कार्यकी में हमने पढ़ा है कौन से रुधिर कोशिकाएं थी जो प्रतिरक्षा में काम करती हैं, जिनको शरीर के सोल्जर्स कहते हैं, WBCs। तो कोशिकीय अवरोधक में हमको मालूम ही है, कोशिकीय अवरोधक में
WBCs आते हैं। तो WBCs जैसे मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स, याद है कैसी कोशिकाएं थी ये? इन्हें हम फैगोसाइटिक सेल्स या भक्षण कोशिकाएं कहते थे। तो ये भक्षण कोशिकाएं किसमें काम करेंगी? प्रतिरक्षा में। कोई भी रोगजनक जीवाणु है, कोई भी रोगजनक विषाणु अगर शरीर में आ गया, उसको पकड़ के रुधिर में खा जाएंगी, भक्षण कर लेंगी। तो WBC जैसे मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स किसमें आएंगे? कोशिकीय अवरोधक। अब इसमें बच्चों एक और विशेष प्रकार के लिम्फोसाइट्स आते हैं, जिनको हम कहते हैं NK सेल्स। ये नए सेल्स हैं बच्चों। इन्हें हम नेचुरल किलर सेल्स या नल सेल्स कहते हैं बच्चों। ठीक है, ये क्या है? एक विशेष प्रकार के लिम्फोसाइट्स हैं। क्या है बच्चों? ये भी एक विशेष प्रकार के लिम्फोसाइट्स हैं। और ये भी क्या काम करते हैं? कोई भी संक्रामक रोगजनक को नष्ट करने का काम करते हैं। कोई विषाणु आ गया, कोई जीवाणु आ गया, तो उसको नष्ट करने में कौन काम करता है? ये नेचुरल किलर सेल्स। तो ये क्या करते हैं? ज्यादातर संक्रामक रोगजनक को नष्ट करते हैं। ठीक है, तो आपके पास तीसरा उदाहरण क्या है? कोशिकीय अवरोधक। ये भी जन्म से उपस्थित हैं। देख लो बच्चों, हम जितने उदाहरण देख रहे हैं ये सब सहज प्रतिरक्षा के उदाहरण हैं। सब ऐसे प्रतिरक्षा है जो जन्म से उपस्थित है, विशिष्ट नहीं है, क्योंकि ये जीवाणु या विषाणु के समूह पर काम कर रही है, विशिष्ट नहीं है। और इसमें कोई याददाश्त, किसी रुधिर कोशिका को याद नहीं रहता उसने किसको मारा था, किसी HCl को या लाइसोजाइम को यह याद नहीं रहता कि उसने किस जीवाणु को हानि पहुंचाई थी। तो ये सब में स्मृति नहीं है, सब जन्मजात हैं। तो ये तीसरे प्रकार के क्या हो गए बच्चों? कोशिकीय अवरोधक। इसमें मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स भक्षण कोशिकाएं आ गई, और एक विशेष प्रकार के नए सेल्स हैं जिसे हम नेचुरल किलर सेल्स या नल सेल्स कहते हैं। और ये किसी भी संक्रामक रोगजनक को क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या आता है बच्चों? मैंने कहा था 6 प्रकार के सहज प्रतिरक्षा देखेंगे। अब चौथा प्रकार का आता है जिसे हम कहते हैं साइटोकाइन या इंटरल्यूकिन अवरोधक। अब ये क्या है सर? ये साइटोकाइन और इंटरल्यूकिन क्या है? सुनो बच्चों, अब ये बताता हूं बहुत चीज। ये रासायनिक पदार्थ है। साइटोकाइन या इंटरल्यूकिन ये रासायनिक पदार्थ हैं। रासायनिक पदार्थ मतलब या तो प्रोटीन्स हो सकते हैं, या ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकते हैं, वसा के छोटे छोटे कण हो सकते हैं, कोई भी रासायनिक पदार्थ हैं ये। तो ये रासायनिक पदार्थ क्या करते हैं? सुनो, मान लो शरीर में कोई रोगजनक आया। ठीक है, शरीर में कोई रोगजनक आ गया, कोई विषाणु आ गया, कोई जीवाणु आ गया शरीर में। शरीर में रुधिर में कौन घूम रहा था? रुधिर में एक मैक्रोफेज या न्यूट्रोफिल घूम रहा था। न्यूट्रोफिल जो रुधिर में घूम रहा था, उसने देखा कि यार कोई ऐसी चीज आई है जो बाहर से है। अब बाहर से आई है तो वो 2 काम कर सकता है, या तो खुद उस बाहर वाली चीज का भक्षण करके उसको खा सकता है, नष्ट कर सकता है, या यह सूचना बाकी कोशिकाओं तक भी पहुंचा सकता है ना? वो बोलेगा अरे भाई, नहीं होता एक चौकीदार खड़ा होता है बाहर, कोई बाहर से कोई चोर आता है तो सबसे पहले या तो क्या करता है, या तो वो खुद ही भगा देगा उसको, खुद ही उससे लड़ लेगा, और या सारे घर वालों को फोन करेगा कि देखो देखो कोई चोर आया है। तो ये फोन करेगा क्या? आज न्यूट्रोफिल ने देखा कि कोई प्रॉब्लम, कोई रोगजनक आया है, तो वो बाकी सब कोशिकाओं को फोन करके बोलेगा कि देखो देखो कोई रोगजनक आया है। फोन तो नहीं करेगा। चिट्ठियां लिखेगा? चिट्ठियां भी नहीं लिखेगा। वो रसायन फेंकेगा, वो अपने कोशिकाओं से रसायन फेंकेगा,
और वो रसायन दूसरी कोशिकाओं को सूचना देंगे कि कोई गड़बड़ है, कोई बाहर से रोगजनक आया है। तो इन रसायनों को, इन रासायनिक पदार्थों को क्या कहेंगे? साइटोकाइन या इंटरल्यूकिन्स। आई बात समझ में? जैसे इसमें उदाहरण होते हैं बच्चों कुछ, जैसे इसमें होता है IL-1। IL-1 मतलब इंटरल्यूकिन 1। ये बुखार का सिग्नल करता है, ठीक है। ये क्या करता है? फीवर का सिग्नल भेजता है ना, कोशिकाओं तक। भाई बुखार का सिग्नल, हाइपोथैलेमस तक बुखार का सिग्नल कौन भेजेगा? रसायन आया है तो कौन बताएगा कि ये रसायन है, हाइपोथैलेमस को तापमान बढ़ाना है? कौन बोलेगा, कौन बताएगा जाकर? इंटरल्यूकिन 1। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण आता है और बहुत इंपॉर्टेंट, ये एनसीईआरटी में भी है, इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स जिसे कहते हैं IFN। ये प्रोटीन है और ये कोई ऐसे वैसे प्रोटीन नहीं है, ये विषाणु के विरुद्ध काम करने वाले प्रोटीन्स हैं। प्रति विषाणु प्रोटीन या एंटीवायरल प्रोटीन। अब ये क्या है? ये भी बहुत जबरदस्त चीज है बच्चों। मान लो एक कोशिका को वायरस संक्रमण हो गया, ठीक है। कोई एक कोशिका थी, एक कोशिका को विषाणु संक्रमण लग गया, उस कोशिका के अंदर विषाणु ने कब्जा कर लिया। अब वो कोशिका तो मरेगी। हाँ, विषाणु ने अगर एक कोशिका को पकड़ लिया, एक विषाणु ने अगर कोशिका पर कब्जा कर लिया, तो अब वो विषाणु उस कोशिका को मारेगा। लेकिन वो कोशिका मरते मरते दूसरी कोशिकाओं को आगाह करके जाएगी। वो बोलेगी भाई मैं तो मर रही हूं, लेकिन मैं एक विषाणु के कारण मर रही हूं। तो वो मरते मरते ऐसे रसायन फेंकेगी नजदीक की कोशिकाओं में कि भाई मैं तो मर गई, मैं तो इस विषाणु के कारण मर गई, लेकिन तुम अपना ध्यान रख लेना, तुम उस विषाणु के विरुद्ध अपनी तैयारी कर लेना। तो वो रसायन जो उसने फेंका वो क्या है? इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन क्या है? एंटीवायरल प्रोटीन। विषाणु के विरुद्ध काम करेगा बच्चों, जीवाणु के विरुद्ध काम नहीं करता। जीवाणु के विरुद्ध इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं है, सिर्फ विषाणु के विरुद्ध। तो एंटीवायरल प्रोटीन है। कौन स्रावित कर रहा है? सामान्य कोशिका। सामान्य कोशिका इंटरफेरॉन नहीं निकालती, विषाणु संक्रमित कोशिका जो है वो निकालेगी, और वो बाकी कोशिकाओं में विषाणु संक्रमण को रोकने का प्रयत्न करेगी। अब वो रुकेगा या नहीं अलग बात है, लेकिन रोकने की कोशिश तो करेगी। तो इंटरफेरॉन्स क्या हो गए बच्चों? इंटरफेरॉन्स एंटीवायरल प्रोटीन्स हैं। एंटीवायरल प्रोटीन्स का मतलब प्रति विषाणु प्रोटीन, जो विषाणु संक्रमित कोशिका के द्वारा स्रावित होते हैं। ठीक है भाई। तो इंटरफेरॉन, IFN, इंटरफेरॉन क्या हो गए भाई? एंटीवायरल प्रोटीन्स हैं, प्रति विषाणु प्रोटीन्स हैं। कौन? वो विषाणु संक्रमित कोशिका के द्वारा स्रावित होंगे। तो ये सब ये किसके अंदर आएंगे? साइटोकाइन या इंटरल्यूकिन अवरोधक। अब अपन ने सहज प्रतिरक्षा के कितने उदाहरण देख लिए बच्चों? 4। और ये चारों उदाहरण एनसीईआरटी में भी हैं, लेकिन 2 और नए उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं जो सहज प्रतिरक्षा के हैं, जो आपको याद रखने हैं, जो एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, तो 4 तो हमने देख लिए। अब 5वें प्रकार की सहज प्रतिरक्षा। 5वें प्रकार की सहज प्रतिरक्षा होती है इन्फ्लामेटरी बैरियर। कितनी बार हमने बात की थी बच्चों ये मानव कार्यकी में इस शब्द की, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन, शोथ या प्रदाह, याद है? तो शोथ या प्रदाह कितनी बार हमने बात की? ये शोथ या प्रदाह संक्रमण के दौरान हो जाती है। कोई जीवाणु या विषाणु का संक्रमण आता है तो वहां पर सूजन आ जाती है, वहां पर शोथ या प्रदाह उत्पन्न होता है। तो शोथ या प्रदाह भी क्या है? एक तरह की सहज प्रतिरक्षा है। जहां पर भी कोई संक्रमण होता है,
जहां कहीं भी संक्रमण हुआ, जहां कहीं भी चोट लगी, तो वो संक्रमण या चोट फैल ना जाए, वो संक्रमण स्प्रेड ना हो जाए पूरे शरीर में। तो संक्रमण को वहीं पर रोकने का तरीका क्या है? शोथ या इन्फ्लेमेशन। तो ये कहां पर होती है भाई? उत्तक इंजरी के दौरान। और क्या करती है? संक्रमण को फैलने से रोकती है। ठीक है, तो अब ध्यान होगा बच्चों, जहां पर सूजन आती है आपने उनके लक्षण देखे होंगे। आपने देखा होगा वहां पर दर्द बहुत होता है। दर्द बहुत होता है मतलब पेन, इसे कहते हैं डोलर। वहां पर स्वेलिंग आ जाती है बच्चों, सूजन आ जाती है। सूजन मतलब स्वेलिंग, उसे कहते हैं ट्यूमर। वहां पर लाल लाल रेशे हो जाते हैं, लाल होती है, हां, रेडनेस आती है, र्यूबर। और जलन होती है, हीट। जलन होती है वहां पर, हीट, कैलोर। तो जहां कहीं भी ये सूजन, शोथ या प्रदाह हुई है, वहां पर हमेशा ये चार लक्षण देखने को मिलते हैं। दर्द होता है, डोलर, स्वेलिंग, सूजन आती है, ट्यूमर, लाल लाल हो जाता है वहां पर हिस्सा, र्यूबर, और जलन होती है, कैलर। अब ये किस कारण हो रहा है? ये दर्द, ये सूजन, ये जलन, ये किस कारण हो रही है? ये संक्रमण को रोकने का तरीका है। संक्रमण फैल ना जाए, वहीं पर ही उसको, संक्रमण को ठीक करने की कोशिश करो। तो रसायनों के स्त्रावन से होगा। कौन से रसायन? इन्फ्लेमेशन में रसायन कौन से आएंगे भाई? इसमें आएंगे हिस्टामीन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, याद है? हां, ल्यूकोट्राइन्स, अब ये तो नाम है बच्चों रसायन के, और ब्रैडीकाइनेंस। तो ये सब रासायनिक पदार्थों के कारण ये लक्षण होते हैं, और ये लक्षण एक बार के लिए जरूरी है। जैसे बुखार था जो बता रहा था कि कुछ प्रॉब्लम है, वैसे ही शोथ या प्रदाह बता रहा है कि कोई संक्रमण है, कोई चोट लगी है, तो संक्रमण को वहीं पर रोक देना है, उस चोट को वहीं पर ही ठीक करना है, उसको फैलने नहीं देना है। तो फैले नहीं, आगे नुकसान ना पहुंचाए, तो ये सारे रसायन मिलकर वहीं पर ऐसे लक्षण उत्पन्न करते हैं और उस संक्रमण से को हटाने की कोशिश करते हैं। अब देखो बच्चों, ये सब हटाने की कोशिश कर रहे हैं, संक्रमण से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि संक्रमण ठीक ही हो जाए, ये तो आप अपनी कोशिश कर रहे हो भाई। आप लड़ते हो, लड़के भी हार सकते हो ना। एक संभावना तो हारने की हमेशा रहती है। आप सोचो कि इतने तरह की प्रतिरक्षा अपने शरीर में है, फिर भी हम बीमार पड़ते हैं, फिर भी हमारा दर्द जो है वो अपने आप ठीक नहीं होता, बुखार अपने आप नहीं जाता, दवाइयां लेनी पड़ती हैं, पेन किलर्स लेनी पड़ती हैं। मतलब प्रतिरक्षक तंत्र काम तो कर रहा है, लेकिन इतना शक्तिशाली नहीं है। रोग जनक ज्यादा शक्तिशाली है, या लड़ तो रहा है पर जीत नहीं पा रहा। तो यह संभावना तो रहती है बच्चों। रोग जनक भी तो कोशिश करता है बचने की और संक्रमण उत्पन्न करने की, हम भी कोशिश कर रहे हैं उससे लड़ने की। तो सर हर बार तो बीमार पड़ जाते हैं। अरे हर बार बीमार पड़ जाते हैं, यह आपको मालूम है। कितनी बार ऐसे रोग जनक आए होंगे आपके शरीर में और आपसे लड़ भी लिए होंगे। एक चीज याद रखना बच्चों, प्रतिरक्षक तंत्र जब हारता है ना, तो अपन को पता चल जाता है। क्योंकि प्रतिरक्षक तंत्र जब हार जाता है तो फिर हमको संक्रमण हो जाता है, हम बहुत बीमार पड़ जाते हैं, फिर हमको दवाइयां लेनी पड़ती हैं, अस्पताल जाना पड़ता है। लेकिन जब प्रतिरक्षक तंत्र जीतता है तो पता थोड़ी चलता है। अब अभी आपको क्या मालूम है कि आपके अंदर शरीर में कोई संक्रामक गया या नहीं? शरीर उससे लड़ लिया, शरीर ने उससे लड़ लिया, आपको कुछ महसूस भी नहीं होने दिया। यही कोरोना वायरस में जो जिनको लक्षण ही नहीं आते, जिनको सिम्टम्स ही नहीं आते, उनके अंदर विषाणु तो गया, लेकिन सिम्टम्स या लक्षण क्यों नहीं आए? क्योंकि उनके प्रतिरक्षक तंत्र ने उससे जीत पा ली, इसलिए लक्षण ही नहीं दिखाई दिए, इसलिए पता ही नहीं चला। ठीक है, तो खैर ये अपन ने कितने देख लिए भैया? 5 बच्चों, 5 प्रतिरक्षक तंत्र या 5 सहज प्रतिरक्षा के उदाहरण देखे हैं। एक और रह गया हमारे पास, एक आखिरी तरह की सहज प्रतिरक्षा जो है
वो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, कॉम्प्लीमेंट तंत्र। ये आखिरी तरह की सहज प्रतिरक्षा है। ये क्या है बच्चों? ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ना, ये प्रोटीन्स का समूह है। 10, 15, 20, 25 अलग अलग हैं। 10, 15, 20, 25 प्रोटीन्स का समूह है। और ये सारा जो प्रोटीन का समूह है, ये क्रमबद्ध रूप में काम करता है और कोई भी रोगजनक हो उसको नष्ट कर देता है। मतलब हमारे शरीर, पता भी नहीं चलेगा आपको किसने काम किया नहीं। कोई रोगजनक आपके शरीर में गया, आपके रुधिर तक पहुंचा, इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को मालूम चला, इसने प्रोटीन्स को सक्रिय किया और उसको नष्ट कर दिया वहीं के वहीं। पता ही नहीं चला, आप जीत भी गए, संक्रमण से बच भी गए। कौन सा सिस्टम है वो? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या हो गया भाई? प्रोटीन के समूह हैं जो क्रमबद्ध रूप से कार्य कर संक्रामक रोगजनक को नष्ट करते हैं। ठीक है, नष्ट कैसे करते हैं? MAC, उनकी भित्ति या उनकी झिल्ली को नष्ट कर देते हैं। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। मतलब अगर कोई जीवाणु है तो वो जीवाणु अगर एक संक्रामक जीवाणु है, वो शरीर में आया, तो संक्रामक जीवाणु जब शरीर में आया तो ये प्रोटीन के समूह सक्रिय हुए और उन्होंने जीवाणु कोशिका को फाड़ दिया, उसकी कोशिका को उसकी झिल्ली पर जुड़कर उसे फाड़ दिया। मतलब मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना दिया। ठीक है बच्चों, तो ये अपन ने किसकी बात कर ली भाई? ये सब सहज प्रतिरक्षा के उदाहरण हैं। 6 मैंने कहा था, 6 प्रकार की सहज प्रतिरक्षा है। एनसीईआरटी ने 4 दे रखी है, हमने 6 पढ़ी है। 6 प्रकार की सहज प्रतिरक्षा है। सारे सहज प्रतिरक्षा, ये सब प्रतिरक्षा जन्म से होगी, सब अविशिष्ट होगी, किसी में याददाश्त या स्मृति नहीं होगी और 6 ही प्रकार की है, इसलिए कम विविध है। कौन कौन सी थी बच्चों? भौतिक, सबसे पहले आप इमेजिन भी कर सकते हो, सबसे पहले कौन लड़ेगा? आपकी त्वचा। त्वचा को भेद के या त्वचा के शरीर के अंदर अगर वो चला भी गया तो श्लेष्मा उससे हटाने की कोशिश करेगी। फिर आपके पास आमाशय में HCl है, लार में लाइसोजाइम है, फिर WBC, रुधिर में WBCs हैं, फिर सूचना देने वाले इंटरफेरॉन, इंटरल्यूकिन्स हैं, संक्रमण ना फैलने से रोकने के लिए इंफ्लेमेटरी बैरियर्स हैं, और फाइनली प्रोटीन का समूह है जो नष्ट करने की क्षमता रखता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो ये सब के सब किसके उदाहरण हैं? सहज प्रतिरक्षा के उदाहरण हैं। अब हम किसकी बात करेंगे? ये तो पहले तरह की प्रतिरक्षा हुई। अब दूसरी प्रकार की प्रतिरक्षा, यानी अब हम बात करेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा की, यानी अडैप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो अब हम किसकी बात करेंगे बच्चों? उपार्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब क्या है ये बिल्कुल उसके उल्टी है। मतलब भाई सीधी सी बात है, देखो, अगर 2 प्रतिरक्षा दोनों एक जैसी हो गई तो मजा नहीं है। 2 प्रतिरक्षा ऐसी होनी चाहिए जो एक दूसरे के विपरीत हो। क्यों विपरीत हो? क्योंकि अगर रोगजनक एक से बच पाए तो दूसरे से ना बच पाए, है ना। आप चाहोगे भाई, कोई भी है ना, 2 मित्र कैसे होने चाहिए? 2 मित्र होने चाहिए जिनका नेचर एक जैसा हो, ठीक है। फिर एक जैसा नेचर हो, दोनों एक ही स्वभाव के होंगे, तो एक बेवकूफ बनेगा तो दूसरा भी साथ में बेवकूफ बन जाएगा। लेकिन 2 दोस्त अच्छे मित्र हैं, लेकिन दोनों का व्यवहार, दोनों का बिहेवियर अलग अलग है, तो कोई भी उनको ज्यादा बेवकूफ नहीं बना सकता। किसी व्यक्ति ने एक दोस्त को बेवकूफ बनाया तो दूसरा समझ जाएगा, दूसरे को बेवकूफ बनाया तो पहला समझ जाएगा। तो उपार्जित और सहज प्रतिरक्षा, ये 2 प्रकार की प्रतिरक्षा दोनों मिलकर ही तो प्रतिरक्षा प्रदान करेगी आपको। तो दोनों अलग अलग होती हैं, दोनों के लक्षण अलग अलग होते हैं। कैसे? सबसे पहले तो उपार्जित प्रतिरक्षा जन्मजात नहीं है।
जब हम पैदा हुए तो हम तो सहज प्रतिरक्षा के साथ पैदा हुए, उपार्जित प्रतिरक्षा के साथ पैदा ही नहीं हुए। तो उपार्जित प्रतिरक्षा कैसे विकसित हुई? सुनो, जब शरीर में पहली बार कोई संक्रामक रोगजनक गया, ठीक है, अब सुन लो, अभी तक तो मैं संक्रामक रोगजनक की बात कर रहा हूं, अब मैं प्रतिजन की बात करूंगा। अब मैं यहां पर किसकी बात करूंगा बच्चों? प्रतिजन की। एक बार सुन लो पहले, प्रतिजन या एंटीजन। अब ये बहुत बार शब्द यूज होगा। प्रतिजन या एंटीजन का मतलब है कोई भी बाह्य चीज, कोई भी ऐसी चीज जो अपनी नहीं है, पराई है, जो भी अपने शरीर का हिस्सा नहीं है, वो प्रतिजन है। प्रतिजन या एंटीजन का मतलब है कोई भी बाह्य पदार्थ। अब कोई भी बाह्य पदार्थ जो अपने शरीर का नहीं है वो प्रतिजन। तो जीवाणु शरीर में आ रहा है, प्रतिजन। विषाणु शरीर में आ रहा है, प्रतिजन। कोई प्रोटोजोआ शरीर में आ रहा है, प्रतिजन। किसी दूसरे व्यक्ति की किडनी अपने शरीर में आ रही है तो वो किडनी भी दूसरे व्यक्ति की है, अपनी नहीं है, वो भी प्रतिजन है। कोई भी बाहर की चीज, कोई भी वो चीज जो अपनी नहीं है, जो पराई है, शरीर के लिए पराई है, वो प्रतिजन है। तो जब शरीर में कोई प्रतिजन प्रवेश करे, वो रोगजनक हो सकता है, वो कोई सूक्ष्म जीव हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जो अपनी नहीं है, अगर वो शरीर में प्रवेश करेगी, तो वो जब शरीर में प्रवेश करेगी तो धीरे धीरे हमारा शरीर को यह मालूम चलेगा कि वो अपनी चीज नहीं है, तो वो उससे लड़ने के लिए जो प्रतिरक्षा विकसित करेगा, जो पहली बार प्रतिरक्षा उत्पन्न करेगा, उसे कहेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा, है ना। मतलब आप लोग जब आप लोग पहली बार पैदा हुए, मैं भी पहली बार पैदा हुआ, ठीक है, एक ही बार हुए, बट हुए जब, तो अपन किसके साथ पैदा हुए? सहज प्रतिरक्षा के साथ। हम किसके साथ पैदा हुए? सहज प्रतिरक्षा के साथ। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती गई, जैसे जैसे हम कुछ वर्षों, कुछ महीनों से वर्षों में बढ़ने लगे, तो हो सकता है कि हमारे शरीर में कोई अलग अलग बाहर वाले प्रतिजन शरीर में गए होंगे पहली बार, है ना। तो प्रतिजन, जब कोई भी बाह्य प्रतिजन हमारे शरीर में गया होगा तो हमारा शरीर उसको पराया मानकर उससे लड़ने के लिए एक नई प्रतिरक्षा विकसित करता है, जिसे कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। तो उपार्जित प्रतिरक्षा एक ऐसी प्रतिरक्षा है बच्चों जो कब विकसित होगी? किसी बाह्य प्रतिजन के प्रवेश या संपर्क में आने पर। तो उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है भाई? उपार्जित प्रतिरक्षा तो ऐसी प्रतिरक्षा जो प्रतिजन के प्रवेश अथवा संपर्क में आने पर, ऐसी प्रतिरक्षा जो प्रतिजन के प्रवेश या संपर्क में आने पर विकसित होती है। तो ऐसी प्रतिरक्षा जो प्रतिजन के प्रवेश में या प्रतिजन के संपर्क में आने पर विकसित होती है, उसे हम क्या कहेंगे? उपार्जित प्रतिरक्षा कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? उपार्जित प्रतिरक्षा। तो इसके लक्षण देखो, इसके लक्षण देखें। अब ये तो मालूम चल गया कि ये कैसी प्रतिरक्षा है, जन्म से उपस्थित नहीं है, एक्वायर्ड, ये बनी है। कैसे बनी है, कैसे विकसित हुई है? प्रतिजन के प्रवेश या संपर्क में आने पर विकसित हुई है। तो अब उपार्जित प्रतिरक्षा के लक्षण देखें। तो उपार्जित प्रतिरक्षा के क्या क्या लक्षण सुनो। सबसे पहली चीज,
मान लो कोई जीवाणु है, कोई रोगजनक जीवाणु है, वो रोगजनक जीवाणु अपने शरीर में गया, अपने शरीर में प्रवेश कर दिया, सहज प्रतिरक्षा से बच गया, त्वचा से बच गया, HCl से बच गया, रुधिर कोशिकाएं WBC से बच गया, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को पता ही नहीं चला, साइटोकाइन इंटरल्यूकिन को भी पता ही नहीं चला, सहज प्रतिरक्षा से बच गया और ब्लड में आ गया। तो अब उस प्रतिजन, उस बाह्य जीवाणु, उस बाह्य प्रतिजन के विरुद्ध एक नया प्रतिरक्षक तंत्र विकसित होगा जिसे उपार्जित कहेंगे। तो यह उपार्जित प्रतिरक्षा जो विकसित होगी वो उस जीवाणु के लिए ही तो होगी जो शरीर में आया है। अब जो उपार्जित प्रतिरक्षा, मैंने कहा एक सैल्मोनेला जीवाणु ले लेते हैं। सैल्मोनेला जीवाणु है जो टाइफाइड उत्पन्न करता है। तो सैल्मोनेला जीवाणु शरीर में प्रवेश करेगा तो शरीर उस लड़ने के लिए उस सैल्मोनेला के विरुद्ध प्रतिरक्षा विकसित करेगा। वो उपार्जित है तो वो उपार्जित प्रतिरक्षा उस सैल्मोनेला जीवाणु के लिए बनी। कोई उपार्जित प्रतिरक्षा कोरोना वायरस के लिए बनेगी। तो ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा विकसित हो रही है वो जीवाणु के लिए अलग हो रही है, सैल्मोनेला जीवाणु के लिए अलग हो रही है, कोरोना वायरस के लिए अलग हो रही है, फ्लू वायरस के लिए अलग हो रही है। अलग अलग वायरस, अलग अलग जीवाणु के लिए अलग अलग प्रकार की प्रतिरक्षा विकसित हो रही है ना। तो उपार्जित प्रतिरक्षा अत्यधिक विशिष्ट हुई। उपार्जित प्रतिरक्षा क्या हो गई भाई? बिल्कुल हाईली स्पेसिफिक। क्योंकि जिस प्रकार का प्रतिजन, जिस प्रकार के प्रतिजन के वो संपर्क में आएगी, जिस प्रकार के प्रतिजन के संपर्क में आएगी उसी प्रकार की एंटीबॉडी बनेगी। हां, ये एंटीबॉडी इसमें आएगी उपार्जित में। सहज प्रतिरक्षा में तो सर आपने एंटीबॉडी का नाम ही नहीं लिया। अरे क्योंकि एंटीबॉडी विकसित होती है। एंटीबॉडी प्रतिजन, कोरोना वायरस की एंटीबॉडी कब बनती है? पहले से शरीर में होती है। कोरोना वायरस की एंटीबॉडी पहले से शरीर में होती है क्या? नहीं, कोरोना का संक्रमण होने पर एंटीबॉडी बनती है। तो वो एंटीबॉडी केवल कोरोना वायरस के विरुद्ध काम करेगी ना, वो कोई जीवाणु के विरुद्ध काम करेगी क्या एंटीबॉडी? नहीं। कोई एंटीबॉडी जो जीवाणु के विरुद्ध बनी है वो एंटीबॉडी कोरोना वायरस के अगेंस्ट काम करेगी? नहीं, क्योंकि उपार्जित प्रतिरक्षा अत्यधिक विशिष्ट है। एक एंटीबॉडी बनती है, वो एंटीबॉडी एक विशिष्ट जीवाणु या विषाणु के विरुद्ध काम करती है। तो उपार्जित प्रतिरक्षा क्या हो गई भाई? अत्यधिक विशिष्ट हो गई, पहली चीज। दूसरा, अत्यधिक विविध भी होगी। अत्यधिक क्या होगी? विविध। हां, अब कैसे? लाखों तरह के रोगजनक होते हैं, लाखों तरह के जीवाणु, लाखों तरह के विषाणु, प्रोटोजोआ संक्रमण उत्पन्न करते हैं और हमारा शरीर उन सब के विरुद्ध एंटीबॉडी बनाने की क्षमता रखता है। तो लाखों तरह की, हजारों प्रकार की एंटीबॉडीज हमारा शरीर बना सकता है। 6 प्रकार की सहज प्रतिरक्षा और हजारों की संख्या में एंटीबॉडीज का प्रकार बना सकता है। तो ज्यादा विविध, अत्यधिक विविध कौन सी हुई? उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है, ये क्यों होता है हम आगे बताऊंगा बच्चों इसको मैं। इसका कारण है जीन रीअरेंजमेंट। एंटीबॉडी प्रोटीन है, तो एंटीबॉडी प्रोटीन है तो उसको कोड कौन करता होगा? जीन ना। तो जीन में रीअरेंजमेंट होता है, जीन में पुनर्योजन होता है, जिससे अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडीज बनती हैं। फिर तीसरा, याददाश्त, स्मृति, मेमोरी पाई जाएगी भाई इसमें। ठीक है, अत्यधिक विशिष्ट है, अत्यधिक विविध है, स्मृति, याद। हां, ये प्लाज्मा, अभी सब हम देखेंगे धीरे धीरे, आपको समझ आएगा। मैंने कहा एक बार, हम नहीं कहते ये टीका, कोरोना का वैक्सीन आ गया है तो वैक्सीन लगा लो तो आगे इंफेक्शन रुक जाएगा, या एक बार कोरोना हो गया तो वापस नहीं होगा। अब वो ठीक है, एक्सेप्शंस, अपवाद होंगे कि सर वापस भी तो हो गया, किसी को दोबारा भी हो गया। अरे वो अपवाद तो हमेशा बायोलॉजी में रहेंगे, बट सामान्य रूप से तो एक बार कोरोना का संक्रमण हो गया तो वापस नहीं होगा ना। 6-8 महीने तक तो क्यों नहीं होगा वापस? क्योंकि एक बार एंटीबॉडीज बन गई। अब ऐसी कोशिकाएं हैं जो याद रखती हैं कि मैंने कोरोना वायरस से एक बार लड़ा था।
तो अब वापस कोरोना वायरस आएगा मेरे शरीर में तो मैं पहले से तैयार हूं, मुझे याद है कि इससे मुझे संक्रमण पहली बार हुआ था। तो स्मृति याददाश्त किसमें है? उपार्जित प्रतिरक्षा में है। और चौथा सेल्फ नॉन सेल्फ में पहचान। मतलब सेल्फ मतलब अपना, नॉन सेल्फ मतलब पराया। अपने और पराये में विभेदन देखता है। मतलब इसे पता है अपनी चीज क्या है, पराई चीज क्या है। अपनी चीजों के विरुद्ध नुकसान नहीं पहुंचाना। नुकसान किसको पहुंचाना? मारना किसको? लड़ना किसके लिए? प्रतिजन के खिलाफ। हां, ये लक्षण तो सर स्व प्रतिरक्षा रोग भी तो पढ़ा था अपन ने। ह्यूमन फिजियोलॉजी में अपन ने स्व प्रतिरक्षा रोग पढ़ा था, जिसमें हमारी ही एंटीबॉडीज हमारे ही अंगों को नष्ट कर देती हैं। हां, तो ये लक्षण खराब हो जाता है। उपार्जित प्रतिरक्षा को वैसे तो मालूम है अपनी चीज क्या है, पराई चीज क्या है, लड़ना, संक्रमण रोकना पराई चीजों के विरुद्ध। लेकिन अगर ये लक्षण खो जाता है, ये भी बताऊंगा क्यों खो जाता है, ऐसा क्यों हो जाता है। बट अगर वो अपने और पराये में पहचान ही ना कर पाए, जब उसको यही नहीं पता हो कि अपनी चीज है पराई चीज है, तो वो अपनी चीजों के खिलाफ भी एंटीबॉडी बनाएगा, तब स्व प्रतिरक्षा रोग होता है। ठीक है, लेकिन शुरुआत में 4 प्रमुख लक्षण भाई, ये 4 प्रमुख लक्षण जो उपार्जित प्रतिरक्षा के हैं पता होने चाहिए। क्या क्या हैं? अत्यधिक विशिष्ट है, अत्यधिक विविध होगी, इसमें स्मृति यानी याददाश्त पाई जाती है, और ये अपने और पराये में विभेदन कर सकता है। ये सब किसके लक्षण हो गए भाई? उपार्जित प्रतिरक्षा के। तो एक प्रकार की प्रतिरक्षा, अपन ने 2 प्रकार की प्रतिरक्षा देखी है बच्चों। एक प्रकार की प्रतिरक्षा थी सहज, जो जन्म से थी, और जो प्रतिजन के संपर्क में आने पर विकसित हुई वो उपार्जित। अब ये उपार्जित प्रतिरक्षा भी 2 प्रकार की होती है बच्चों। ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा है, ये उपार्जित प्रतिरक्षा भी 2 प्रकार की होगी। कौन सी? ह्यूमोरल इम्यूनिटी, या जिसे हम कहते हैं तरल प्रतिरक्षा, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसे हम कहते हैं कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। इसे हम कहते हैं CMI, इसे हम कहते हैं HI। ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी 2 प्रकार की प्रतिरक्षा होती है बच्चों, तरल प्रतिरक्षा और कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। ठीक है, ये दोनों किसके प्रकार हैं? उपार्जित। क्या मतलब है? आसान है बहुत, सुन लो। सबसे पहली चीज बच्चों, अगर आपको याद होगा जब अपन ने मानव कार्यकी पढ़ा था, तो मानव कार्यकी जब अपन ने पढ़ा था बच्चों, तो उसमें मानव कार्यकी में हमने परिसंचरण तंत्र पढ़ा था। जब रुधिर कोशिकाएं पढ़ी थी तो हमने WBCs में लिम्फोसाइट्स पढ़े थे, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, याद है? हां, तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी तरल प्रतिरक्षा, इस प्रतिरक्षा में कौन सी कोशिकाएं काम करती हैं? बी लिम्फोसाइट्स प्रयुक्त होते हैं। और जो कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा है, इस प्रतिरक्षा में टी लिम्फोसाइट्स प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो तरल प्रतिरक्षा की बात हो रही है। तरल प्रतिरक्षा यानी ह्यूमोरल इम्यूनिटी में कौन सी कोशिकाएं काम करेंगी? बी लिम्फोसाइट्स। और CMI कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा में कौन काम करेगा? टी लिम्फोसाइट्स प्रयुक्त होंगे। बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, क्या मतलब है? बी लिम्फोसाइट्स का मतलब है इनका निर्माण
और परिपक्वन दोनों अस्थि मज्जा में होता है। और टी लिम्फोसाइट्स का मैंने बताया था, टी लिम्फोसाइट्स बनेंगे तो अस्थि मज्जा में, लेकिन परिपक्व कहां होंगे? थाइमस में। तो एक पॉइंट यहां पे और लिख लेंगे लास्ट में, बी लिम्फोसाइट्स का संश्लेषण व परिपक्वन अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। अस्थि मज्जा क्या होता है? बी बोन मैरो। और जो टी लिम्फोसाइट्स हैं टी लिम्फोसाइट्स का संश्लेषण तो कहां होगा बच्चों? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। लेकिन टी लिम्फोसाइट्स का परिपक्वन, मैच्योरेशन कहां पर होगा? थाइमस। तो यहां पर टी का अर्थ क्या होता है? थाइमस। यहां पर बी का अर्थ आप बोन मैरो मान सकते हो, लेकिन एक्चुअल में बी का मतलब होता है बर्सा ऑफ फैब्रिकस। पक्षियों के अस्थि मज्जा को बर्सा ऑफ फैब्रिकस कहते हैं, तो वहां से बी का नाम है बर्सा ऑफ फैब्रिकस, और यहां पर टी का मतलब है थाइमस। तो टी का अर्थ है थाइमस, बी का अर्थ है बर्सा ऑफ फैब्रिकस। बट खैर, तरल प्रतिरक्षा, हम उपार्जित प्रतिरक्षा की बात कर रहे हैं बच्चों। उपार्जित प्रतिरक्षा में दो प्रकार मैंने बता दिए। उपार्जित प्रतिरक्षा का एक प्रकार तो होती है तरल प्रतिरक्षा, जिसमें कौन काम करेगा? बी लिम्फोसाइट्स। और कोशिका मादित प्रतिरक्षा, जिसमें कौन काम करेगा? टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है भाई, अब ये तरल प्रतिरक्षा में कैसे काम होगा, कोशिका मादित प्रतिरक्षा में कैसे काम होगा बच्चों, ये तो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आज बेसिकली अपन ने क्या किया है बच्चों? प्रतिरक्षा का इंट्रोडक्शन हमने देखा कि हमने दो प्रकार की प्रतिरक्षा देखी है, सहज और उपार्जित। उसमें हमने डिटेल में किसकी बात की? सहज प्रतिरक्षा, सहज प्रतिरक्षा के लक्षण और सहज प्रतिरक्षा के उदाहरण की हमने बात की। फिर हमने उपार्जित प्रतिरक्षा की बात की, उपार्जित प्रतिरक्षा के लक्षण देखे, और अपन ने उपार्जित प्रतिरक्षा को दो भागों में विभेदित किया है, तरल प्रतिरक्षा और कोशिका माधित प्रतिरक्षा में। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम तरल प्रतिरक्षा और कोशिका माधित प्रतिरक्षा की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।